हम्म। तो सेकंड लॉ में हमने क्या समझाया था कि कोई m मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अभी मान लेते हैं रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे तो स्पीड कितनी है, जीरो। स्पीड जीरो होने की वजह से मोमेंटम भी कितना आया, क्योंकि मास इंटू स्पीड होता है मोमेंटम, जीरो से इंटू करेंगे आंसर जीरो आएगा। नमस्ते, इनको एक स्टूल दो, इसमें से दो हैं, इसमें से एक निकाल दो, एक इनको दे दो। मयंक तुम दे दो ये वाला, अपना वाला इनको दे दो, उसमें से निकालो। ठीक है, तो बताओ, इधर देख लो, स्पीड जीरो है, स्पीड जीरो होने की वजह से मोमेंटम भी कितना हो गया, जीरो, क्योंकि मोमेंटम होता है मास इंटू स्पीड, मास इंटू स्पीड। सही है। अब न्यूटन ने क्या कहा है सेकंड लॉ में, जैसे ही इस पे फोर्स लगाई जाएगी, तो बताओ मास बदल जाएगा क्या, 10 किलो का फोर्स लगने पे 20 किलो का हो जाएगा क्या, मास तो नहीं बदलेगा ना, तो मास तो उतना ही रहेगा, लेकिन स्पीड आ जाएगी इसके अंदर। क्या आ जाएगी, अब फोर्स लगाओगे तो चलने लगेगा, स्पीड आ गई। तो मैं कहूंगा अब इसका मोमेंटम जीरो नहीं होगा, अब कितना होगा, जो भी मास है और जो भी स्पीड है उसकी मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा। तो पहले जीरो था, बाद में m इंटू वी हो गया। मैंने कहा मोमेंटम क्या हो गया, देखो चेंज, पहले P1 था तो बाद में क्या हो गया, P2, चेंज हो गया। अब ये जो चेंज आया ये किस वजह से आया, फोर्स की वजह से। मतलब जो भी फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगी वो उसके मोमेंटम में क्या कर देगी, चेंज, चेंज इन मोमेंटम। जितना जितना ज्यादा मोमेंटम में चेंज है, इसका मतलब उतनी ज्यादा क्या लगाई गई है, फोर्स लगाई गई है। अगर ज्यादा चेंज आया है तो ज्यादा फोर्स है, कम चेंज आया है तो कम फोर्स, कम चेंज। बात समझ में आ गई। ज्यादा चेंज कैसे आएगा, मान लो मैंने फोर्स लगाई, वो बहुत तेज भागने लगा, स्पीड में ही तो चेंज आएगा। अगर ज्यादा तेज स्पीड हो गई है, इसका मतलब मोमेंटम ज्यादा चेंज आया है, इसका मतलब फोर्स भी ज्यादा लगाई गई है। और अगर धीरे धीरे चला है, इसका मतलब मोमेंटम में कम चेंज हुआ है, इसका मतलब फोर्स भी कम लगाई गई है। अच्छा मान लेते हैं T1 टाइम पे जीरो था, T2 टाइम पे कुछ हो गया, भाई मोमेंटम की चेंज होने में भी तो टाइम लगेगा, तो डिवाइडेड बाय क्या आएगा, चेंज इन टाइम। अगर चेंज होने में ज्यादा टाइम लग गया तब भी फोर्स कम है। जैसे कल एग्जांपल समझाया था क्रिकेट की बॉल वाला, बॉल को अगर आगे से पकड़ रहे हो तो ज्यादा फोर्स लगेगी, क्योंकि टाइम को आपने बढ़ाया नहीं। हाथ पीछे कर लोगे तो टाइम बढ़ जाएगा, और नीचे वाली वैल्यू बढ़ती है तो ऊपर वाली वैल्यू घटती है, तो फोर्स घट जाएगी। इसका डेली लाइफ एग्जांपल समझाया था, ठीक है। तो फिर मैं इसको फोर्स को ऐसे लिख सकता हूँ। कुल मिला के अगर एक लाइन में कहा जाए न्यूटन सेकंड लॉ, तो वो ये है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज हो जाता है टाइम के साथ, टाइम के साथ उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है। मोमेंटम चेंज होने का मतलब यह है कि उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है उसकी स्पीड, जरूरी नहीं इसको रेस्ट पे ही मानूं मैं, देखो ऐसे भी लिख सकता हूं। मान लो इसकी स्पीड पहले से v1 थी, पहले से v1 थी, तो जीरो नहीं था, मोमेंटम कितना था फिर बताओ, m इंटू वी1। सही है, पहले से चल रहा था मास, मैंने फोर्स लगाई तो वो और तेज चलने लगा, मतलब स्पीड v2 हो गई, तो मोमेंटम कितना हो गया, देखो m इंटू वी टू, अभी भी तो चेंज हो गया ना, अभी भी तो चेंज हो गया। तो चलते हुए ऑब्जेक्ट पे भी फोर्स लगा सकते हो, रुके हुए ऑब्जेक्ट पे भी फोर्स लगा सकते हो, दोनों ही केस में मोमेंटम में चेंज आए। बात समझ में आ गई। मास में चेंज नहीं आ रहा है, देखो मास में चेंज नहीं आ रहा है, केवल मोमेंटम किस वजह से चेंज हो रहा है, क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है। बात समझ में आ गई। फिर मैंने कहा था चेंज को हम फिजिक्स में डेल्टा लिखते हैं, भाई फिजिक्स में चेंज को सिंबल क्या होता है, डेल्टा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ बराबर डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा, यही है भैया, यही है। यहां तक कल करा दिया था, आप समझो इसके आगे से। इधर देखो जरा, बोर्ड पे देखो, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, सही है यहां तक। पी का फॉर्मूला जानता हूं मैं, क्या होता है, मास इंटू स्पीड यानी वेलोसिटी, तो डेल्टा पी की जगह मैंने मास इंटू वेलोसिटी कर दिया, कर सकता हूं पी की जगह, पी बराबर एम भी होता है ना, अपॉन में क्या है, डेल्टा टी। सही है, यहां तक कर सकता हूं। अब मुझे बताओ, डेल्टा के अंदर दो चीजें लिखी हुई है, मास और स्पीड, कौन सी चीज चेंज होती है, मास या स्पीड, स्पीड चेंज होती है। तो मास पे तो डेल्टा लगना नहीं चाहिए, किस पे, केवल किस पे लगना चाहिए, स्पीड पे। तो एम को मैं बाहर लिख सकता हूं, और डेल्टा किस पे लगा दूंगा मैं, स्पीड पे, मतलब वी पे लिख सकता हूं ना ऐसे। तो क्या कर सकते हैं बताओ, एम आ गया बाहर, तो डेल्टा वी, चेंज को कौन हो रहा है, स्पीड ही तो हो रही है, तो डेल्टा स्पीड के आगे लगा,
अपॉन में क्या है, डेल्टा टी। तो ये क्या बन गया देखना जरा, चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम। ये क्या होता है, ये किसका फॉर्मूला है? जिन्होंने पढ़ रखा है उन्हें पता होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम को हम त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पढ़ा है ना आपने, आपने सबने तो पढ़ा है, पहला चैप्टर है ये, मतलब पहला नहीं दूसरा चैप्टर है ये। तो जब लेक्चर देखोगे ना ऑनलाइन वाले जो भेजे हैं, उसमें मैंने पढ़ाया इसको बहुत डिटेल। तो चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम को हम बोलते हैं ए। क्या बोलते हैं? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी को क्या बोला जाता है, देखो ए। ए क्या है यहाँ पे? त्वरण। सही है। त्वरण क्या होता है अभी समझा दूंगा, एक मिनट दोबारा समझा दूंगा। तो इस पूरे की जगह क्या आ गया, तो एफ बराबर एम ए। ये भी न्यूटन सेकंड लॉ है। ठीक है। तो सेकंड लॉ को दो तरीके से लिख सकते हैं, पहला एफ बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। दूसरा एफ बराबर एम ए। अब होगा क्या, यहां समझो, तुमने एफ बराबर एम ए कब लिखा, जब मास कैसा है, कांस्टेंट, चेंज नहीं हो रहा है, तभी तो लिख सकते हो एफ बराबर एम ए। अगर मास चेंज हो गया तो, पहले उसको नोट करो फिर समझाता हूं, इतना नोट करो पहले। मैंने क्या बोला कि ये वाला फॉर्मूला हमेशा सही नहीं होगा, एफ बराबर एम ए। तो अगर कोई पूछता है न्यूटन सेकंड लॉ सुनाओ, तो न्यूटन सेकंड लॉ में आपको ये बताना है, एफ बराबर चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। ये हमेशा सही क्यों नहीं है, ये कब सही होगा कब सही नहीं होगा, उसको भी समझ लो। तो यहां पे मैंने मास बाहर ले लिया था क्योंकि मास चेंज नहीं हुआ। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार मास सेम ही रहे, कभी कभी मास चेंज हो जाता है, फोर्स लगाने से मास भी बदल जाता है। दिमाग लगाओ, ऐसा कहाँ होता है, जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो मास भी बदल रहा है। बताओ, दिमाग लगा सकते हो क्या? बताओ। तो ये फॉर्मूला कब वैलिड है? वैलिड ओनली व्हेन मास इज कांस्टेंट। लिख लो इस पे, इसके आगे लिखो, ये फॉर्मूला कब वैलिड है, अरे ये लिखो इसके आगे लिखो, वार्निंग, वैलिड ओनली व्हेन मास इज कांस्टेंट। लिख लो इसके आगे, इंग्लिश में लिख लो, कब वैलिड होगा, जब मास कांस्टेंट होगा तब वैलिड होगा। वैलिड ओनली व्हेन मास इज कांस्टेंट। ठीक है। कोई आ रहा है केस ऐसा दिमाग में जहां पे मैं फोर्स लगाऊं और उसका मास भी कम हो जाए, मतलब बढ़ जाए या घट जाए, कुछ भी हो जाए, स्पीड तो चेंज होगी होगी, मास भी बदल जाएगा, ऐसा कब होता है? पता है, किसी को पता है? बताओ। तो किसका डिब्बा है, ट्रेन का? ठीक है। ठीक है। क्या जुड़े? ठीक है। ठीक है। स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है। नहीं, डिब्बे का मास तो उतना ही रहेगा। तुमने ट्रेन का डिब्बा कहा ना, तो तुमने एक और इंजन उसमें जोड़ा तो डिब्बे की स्पीड बढ़ गई, तो डिब्बे का मास भी बढ़ गया क्या? केवल डिब्बे की बात हो रही है, केवल डिब्बे की। तुमने स्टार्टिंग में डिब्बा लिया तो बाद में भी डिब्बा ही लो, इंजन को मत जोड़ो बाद में। समझ में आ रही है बात में क्या कह रहा हूं? जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है या लगानी है, उसी का मास देखना है। जैसे ये नहीं कि चलो इस पे ये एक मास है, मास का, इस पे मैंने एक और छोटा सा मास ऐसा फेंका, मतलब तो इस वाले मास ने फोर्स लगा दी, है ना, तो अब इसका मास बड़ा थोड़ी, इसका तो अभी भी उतना ही रहेगा इस वाले डिब्बे का। तो मैं कह रहा हूं कि इसका मास ही बदल जाएगा, ऐसा कहां होता है? डिब्बा अंदर तक गया है, चल कब लो, ऐसे कैसे चला जाएगा? तो सामान अंदर गया, तो सामान का ही तो वजन बड़ा है, वो तो डिब्बा डिब्बे का तो उतना ही है, कहने का मतलब ये है। तो बताओ, कब नहीं लगेगा ये फॉर्मूला, जहां पे मास चेंज हो रहा होगा वहां नहीं लगेगा। कितनी जगह है ऐसी? हाँ, एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस लिख रहे हैं, इसके अपवाद लिख रहे हैं हम, कहां कहां नहीं लगेगा। देखो मैं पहला एग्जांपल दूं आपको, अच्छा एकदम, पहला एग्जांपल है हमारे पास, रॉकेट प्रोपल्सन। बताइए, रॉकेट प्रपल्शन।
प्रपल्शन, प्रपल्शन, ठीक है, मतलब रॉकेट लॉन्च। अरे इसे लॉन्च ही लिख दो ना फिर, अब आया मेरे ध्यान में। रॉकेट लॉन्च देखा है, जब रॉकेट ग्राउंड पर रखा है, देखना जरा, ये एक रॉकेट है, अब देखो मास भी चेंज होगा। इसके अंदर अभी इतना फ्यूल भरा हुआ है यहां तक, इस रॉकेट के अंदर ये फ्यूल है भैया, ये क्या है इसका, फ्यूल। अब रॉकेट में ऐसे करके जेट लगे हुए हैं नीचे, ये दो जो इसको उड़ाएंगे हवा में। अब ये ग्राउंड पे है तो फ्यूल फुल है, फ्यूल का कुछ मास होगा, मान लेता हूं 50 किलो फ्यूल है इसके अंदर अभी। कितना है, 50 किलो, और मान लेता हूं 100 किलो का ये रॉकेट है, 100 किलो का ये रॉकेट है, तो टोटल वेट अभी टोटल मास कितना है इसका, 150 किलो है, सही है। अब क्या होगा, जैसे ही रॉकेट ऊपर उड़ेगा, और ऊपर कैसे उड़ेगा, नीचे थ्रस्ट लगा के, ये जो थ्रस्टर लगे हुए हैं ये इस फ्यूल को जलाएंगे, और जला के जो गैस निकलेगी उसको बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ पुश करेंगे, और जैसे जैसे ये पुश नीचे करेगा वैसे वैसे ये ऊपर की तरफ उड़ता जाएगा। ये न्यूटन थर्ड लॉ भी है, मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल तुम समझते हो रॉकेट कैसे उड़ता है, ये फ्यूल जलेगा, इससे तेजी से बाहर निकलेगा और रॉकेट ऊपर जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, रॉकेट उड़ते उड़ते यहां पहुंच चुका है, हेडिंग में टकराने वाला आ जाके बस, ये हेडिंग है देखो, इसमें टकराने वाला आ जाएगा। तो मुझे बताओ, ये यहां तक पहुंच गया, मान लेते हैं ये कम से कम 100 किलोमीटर ऊपर चला गया, मान लेते हैं, सही है। अब भी इसका वेट उतना ही होगा, 150 किलो है, अब भी उतना ही होगा क्या, अब कितना होगा, फ्यूल 50 किलो था पहले, 100 किलोमीटर जाने में फ्यूल नहीं जला होगा, जला होगा, मान लेते 20 किलो जल गया, तो कितना बचा, 30 किलो। रॉकेट का तो 100 किलो वजन अभी भी है ना, तो अब टोटल कितना आ गया, बताइए, पहले मास कितना था, बाद में मास कितना हो गया, 130। पहले स्पीड कितनी थी, 0, अब कुछ स्पीड भी होगी इसके अंदर, है ना। तो अब मोमेंटम अब दोनों की वजह से मोमेंटम चेंज हो रहा है, मास की भी वजह से भी और स्पीड की वजह से भी। तो इस जगह तुमने अगर F बराबर ma लगा दिया तो गलत आंसर आएगा, क्योंकि F बराबर ma में तुमने मास को चेंज ही नहीं करा था, मास को बाहर निकाल दिया था। मास कहां चेंज किया तुमने, तो ये मान लिया कि मास सेम रहेगा। तो रॉकेट लॉन्च के अंदर F बराबर ma काम नहीं कर, यहां कौन सी इक्वेशन लगेगी फिर, जो पहले बताइए, F बराबर डेल्टा P अपॉन में, ये सही है। बढ़ा के भी दिखाएंगे अभी चचा, सबर करो, अभी घटा के दिखाया है ना, ये समझ गया ना घटा कैसे, अब ये कह रहे हैं बढ़ा के भी दिखाओ, तो बढ़ा के भी दिखाएंगे, इसको नोट कर लो, पहले इसको नोट कर लो। हाँ सुनना, सेकंड के एक्सेप्शन ये होगा इसका कि जो न्यूटन थे, न्यूटन, सुन लो जरा, जो न्यूटन थे उन्होंने कहा था कि मास एब्सलूट होता है, चेंज नहीं होता, ऐसे ही टाइम भी एब्सलूट होता है, चेंज नहीं होता। एब्सलूट होने का मतलब ये है कि अगर यहां पर 1 घंटा 60 मिनट के बराबर है, तो पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ 1 घंटा 60 मिनट के बराबर ही होगा, ऐसा न्यूटन ने कहा था। जो चीज कभी भी चेंज ना हो उनको एब्सलूट कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे मास भी एब्सलूट है न्यूटन ने कहा, टाइम भी एब्सलूट है न्यूटन ने कहा, ठीक है। किसी चीज की लेंथ होती है, लंबाई, ये भी एब्सलूट होती है, घट बढ़ नहीं सकती, ये भी न्यूटन ने कहा। अब आए आइंस्टीन, बाद में न्यूटन के बाद आइंस्टीन आए, एल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने ये कहा कि ना तो टाइम एब्सलूट है, ना मास एब्सलूट है, और ना लेंथ एब्सलूट है। जो चीज तुम्हें यहां पे 5 सेंटीमीटर दिख रही है, हो सकता है किसी और को ये 2 सेंटीमीटर भी दिखे, जो 5 की है वो 2 की भी दिख सकती है। तुम्हारे लिए अगर 1 घंटा 60 मिनट के बराबर है, तो हो सकता है किसी के लिए 1 घंटा 1 मिनट के बराबर हो, तो तुम्हारा 1 मिनट हुआ, उसका 1 घंटा हो गया, स्पेस में, हाँ स्पेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइम भी अलग अलग जगह का अलग अलग होता है, पहली बात। मास भी ऑब्जेक्ट का बदल सकता है, जरूरी नहीं है 5 किलो का ऑब्जेक्ट है तो हमेशा 5 का ही रहेगा। तब उनसे पूछा कि कैसे बदलेगा, भाई बताओ जरा, थोड़ा प्रकाश डालो इस। तो उन्होंने ये कहा, देखो समझो, कि अगर मेरे पास कोई m मास का ऑब्जेक्ट है,
अब आइंस्टीन बोल रहे हैं मेरे पास कोई एम मास का ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं 5 किलो का है, 10 किलो का है। सुन लो, अगर इसको मैंने वेलोसिटी दी, स्पीड दी, थोड़ी बहुत स्पीड से तो कुछ नहीं होगा। इसको अगर तुम 50 किलोमीटर पर आवर कर दो, 100 किलोमीटर पर आवर कर दो, कुछ नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर इसको मैं 200 मीटर पर सेकंड कर दूं, कुछ नहीं होगा। 300 मीटर पर सेकंड कर दूं, कुछ नहीं होगा। 1 लाख, 1 2 3 4 5, 1 लाख मीटर पर सेकंड कर दूं, कुछ कुछ होने लगेगा। 2 लाख मीटर पर सेकंड कर दूं, अब इसका मास बढ़ना स्टार्ट हो गया। 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड पर इस ऑब्जेक्ट का मास बढ़ने लगेगा, भारी होने लगेगा ये ऑब्जेक्ट। मतलब अगर मास की स्पीड बढ़ा रहे हो तो ऑब्जेक्ट का जो मास है वो भी बढ़ने लगता है। हाई स्पीड पे मास बढ़ता है, स्लो स्पीड पे मास नहीं बढ़ेगा। कभी तुमको भैया हम तो मोटरसाइकिल बहुत तेज चलाते हैं, हमारा मास तो नहीं बढ़ता, वो देखो मैंने क्या बताया, 1 लाख 2 लाख के पार जाओगे तब मास बढ़ना स्टार्ट होगा। अच्छा, लिमिट कितनी होती है स्पीड की? कोई चीज कितनी तेज दौड़ सकती है? लाइट की स्पीड कितनी होती है? लाइट की स्पीड 1 2 3 4 5, 3 लाख किलोमीटर। ये तो मैं मीटर मीटर लिख रहा था क्या? हाँ, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ये लाइट की स्पीड है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये मैंने मीटर में लिखा है, यहाँ किलोमीटर में लिखा है, समझ रहे हो ना? ये मीटर में लिखी है, यहाँ किलोमीटर में लिखी है। तो 3 जीरो निकाल के मैंने किलोमीटर को दे दिए तो 5 जीरो रह गए। सही है। ये किसकी स्पीड लिखी है मैंने? लाइट की। इससे तेज कुछ नहीं होता, इससे तेज कोई भी ऑब्जेक्ट जा ही नहीं सकता, ना जा सकता ना जाएगा। आइंस्टीन ने कहा हर चीज चेंज हो सकती है, मास भी चेंज हो सकता है, टाइम भी चेंज हो सकता है, लेंथ भी चेंज हो सकती है। एक चीज है जो कभी चेंज नहीं होती और कहीं भी चेंज नहीं होती, वो क्या है? लाइट की स्पीड। लाइट की स्पीड चेंज ना हो इस वजह से टाइम चेंज हो जाता है। लाइट की स्पीड चेंज ना हो तो लेंथ छोटी हो जाती है, लाइट की स्पीड चेंज ना हो तो इसलिए मास ज्यादा हो जाता है। ये सब चीजें बदल रही हैं लाइट की स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए। तो यूनिवर्स का केवल एक ही कांस्टेंट है और वो है लाइट की स्पीड। तो मैंने क्या बोला, जैसे ही स्पीड बढ़ने लगेगी इस ऑब्जेक्ट का मास भी बढ़ने लगेगा। सही है। 2000, ये मैंने 2 लाख मीटर लिखा है, ये गलत लिखा है, 2 लाख किलोमीटर पे बदलेगा क्योंकि 3 लाख किलोमीटर है ना। मतलब लाइट की स्पीड के जैसे ही आसपास पहुंचोगे तब मास बढ़ेगा, तब ऑब्जेक्ट का मास बढ़ेगा। और अगर ऑब्जेक्ट का मास बढ़ जाएगा तो फिर ये वाली इक्वेशन तो इसके लिए भी क्या हो जाएगी बताओ? इसके इसके लिए भी गलत हो जाएगी। मतलब F बराबर एम ए हाई स्पीड के लिए गलत। हाई स्पीड, बहुत हाई स्पीड होनी चाहिए लाइट के बराबर, उसके लिए ये नॉट वैलिड। क्यों नॉट वैलिड है? क्योंकि हाई स्पीड पे मास क्या होता है बताओ? बढ़ जाता है। हाई स्पीड पे मास क्या होता है? ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट का बढ़ जाता है। और एक फॉर्मूला भी दिया है इन्होंने मास बढ़ने का, देखो इससे निकाल सकते हो बढ़ा हुआ मास। एम बराबर स्मॉल एम अपॉन में स्क्वायर रूट 1 - v² अपॉन c²। इस फॉर्मूले से बढ़ा हुआ मास भी निकाल सकते हैं, कितना मास बढ़ा है। ये वो वाला मास है जब रुका हुआ था ऑब्जेक्ट, और ये वो वाला मास है जब वो चलने लगा। और ये स्पीड वो है जितनी स्पीड से वो चल रहा है, और ये स्पीड लाइट की स्पीड है। ठीक है। जैसे मान लेता हूं, मान लो आधी स्पीड से भी चला लाइट की आधी स्पीड से भी चला, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2c, आधी स्पीड लाइट की। यही तो है। रख के देखो m की वैल्यू बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, चेक करके देखो। m ऐसे लिखो, रूट में 1 - 1/2c रख दो v की जगह, अपॉन में c का स्क्वायर। बताओ इसका स्क्वायर करोगे, c² से c² कैंसल, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आया देखना, m, और नीचे क्या आया? 1 - 1/4। सही है। 1/4 c² तो कैंसिल हो गया। इसके नीचे 1 मान के एलसीएम करें तो कितना आएगा बताओ? 4 - 1/4, तो ये कितना आया? नीचे कितना आया? स्क्वायर रूट 3/4।
अपॉन वाली चीज कहाँ आ जाती है? तो √4 ऊपर आ गया और √3 नीचे। √4 कितना होता है? 2m अपॉन, बताओ मास बढ़ा या नहीं बढ़ा? और सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। √3 की वैल्यू 1.7 रखोगे, फिर पॉइंट बढ़ाओगे, यहाँ 0 बढ़ाओगे, तो जो भी आएगा, मतलब 1 पॉइंट ऐसे करके 1.1 इंटू एम, मतलब कुछ तो बढ़ा ना। देखो 0.1 तो बढ़ ही गया, समझ रहे हो? एम से तो बढ़ाई है ना 1.m, 1.1 एम से तो बढ़ाई है। तो मैं कहूंगा लाइट की स्पीड के आधी भी अगर मैं मास को चला दूं तब भी उसका मास बढ़ेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा भी। तो इस केस में भी हाई स्पीड पर भी ये फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते, क्योंकि हाई स्पीड पे भी मास बढ़ता है, ये आइंस्टीन ने बताया। ठीक है, नोट करो। जब रॉकेट लॉन्च करते हैं तो फ्यूल जलता है तो मास घटेगा। बढ़ेगा कब? जब लाइट की स्पीड से नहीं, लाइट की स्पीड के पास से किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराएं तो मास उसका क्या होगा? बढ़ेगा। लाइट की स्पीड के बराबर हम किसी भी चीज को मूव नहीं करा सकते, है ना? एक मिनट देखो, समझ लो। लाइट की स्पीड के बराबर मूव इसलिए नहीं करा सकते क्योंकि इस फॉर्मूले में अगर मैं v की जगह c रख दूं, तो देखो जरा एक मिनट समझो, लाइट की स्पीड के बराबर क्यों नहीं जा सकते, समझ लो। अगर मैं इस फॉर्मूले में v की जगह c रख दूं तो मास कितना हो जाएगा बढ़ के? देखना, 1 - c² अपॉन c², c² से c² कैंसिल, 1, 1 - 1 कितना आया? तो 0 से किसी को डिवाइड करते हैं, आंसर क्या आता है? इंफिनिटी। उसका मास बढ़ के इंफिनिटी हो जाएगा। पॉसिबल है इंफिनिटी मास? मास इंफिनिटी पॉसिबल है? हाँ, सूरज पे क्यों नहीं पहुंच सकते? कौन कह रहा था लाइट की स्पीड से ट्रेवल करना पड़ेगा सूरज पे जाने के लिए? किसने कहा ऐसा? ऐसा नहीं है। लाइट की स्पीड से नहीं, हम 1000 किलोमीटर पर आवर से या 2000 किलोमीटर पर आवर से जाएं तब भी पहुंच जाएंगे सूरज तक तो। टाइम तो लगेगा, टाइम बहुत टाइम तो। हाँ, तब तक निपट भी सकते हैं। कितने लाइट ईयर दूर है सूरज? ज्यादा दूर नहीं है सूरज पृथ्वी से। जितना तुम्हें लगता है इतने लाइट ईयर लगेंगे, उतना है नहीं। हाँ, तुम उन पे नहीं जा सकते जो दूसरे सोलर सिस्टम में ग्रह हैं हमारे, जैसे K218b, ये 200 लाइट ईयर दूर है लगभग। 200 लाइट ईयर का समझते हो मतलब क्या है? मतलब लाइट की स्पीड से चलोगे ना तो 1 साल लगेगा। लाइट की स्पीड से चलोगे तो 1 साल लगेगा, तो 200 साल लगेंगे। लाइट की स्पीड से चलोगे तो 200 साल जिंदा रहता है इंसान? नहीं, तो इस वाले ग्रह पे नहीं जा सकते तुम। ये अभी हमें ग्रह मिला है K218b, ये वाला ग्रह अभी मिला है और इस पे लाइफ भी मिली है। तो इस वाले ग्रह पे एलियन हो सकते हैं, K218b पे एलियन हो सकते हैं। बताओ, गए नहीं है वहां तो पता कैसे चल गया एलियन हो सकते हैं? पता चल जाता है। वो हमने स्पेस में टेलीस्कोप भेजे हुए हैं, वो बहुत दूर से आती आती हुई लाइट को भी पकड़ लेते हैं। इस ग्रह पे जाने के लिए हमें 200 साल लगेंगे अगर लाइट की स्पीड से जाए तो। लाइट की स्पीड से तो जा ही नहीं सकते तो लगा लो कितना टाइम लगेगा। 500-600 साल तो लगेंगे ही अभी के लिए, अगर देखें तो 500-600 साल तक कोई जिंदा नहीं रहता है ना। तो जो जा रहे होंगे वो सब टपक जाएंगे उसके अंदर ही। तो हमने इसको टेलीस्कोप से पता लगाया है। स्पेस में बहुत बड़े बड़े टेलीस्कोप भेजे हुए हैं, करोड़ों रुपए के खर्च बना के उसको भेजा है, अमेरिका ने, इंडिया ने, सबने मिलकर। तो वो टेलीस्कोप उस प्लेनेट से आने वाली रेडिएशन को, यानी लाइट को पकड़ लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जो उस वाले प्लेनेट से आ रही है। और उस लाइट से हम पता कर लेते हैं कि उस प्लेनेट पे क्या क्या हो सकता है, कितना टेम्परेचर होगा, क्या उसका टेम्परेचर। तो उस वाले ग्रह का टेम्परेचर भी बिल्कुल उतना ही निकला जितना अर्थ का होता है, कहीं ज्यादा कहीं कम, ऐसा ही निकला है। और कौन कौन सी गैसेज हैं? तो इसके इस वाले प्लेनेट पे 2 गैसें मिली हमको, डीएमएस, डाइमिथाइल सल्फाइड। ये गैस केवल लाइफ ही निकालती है, मतलब जो पानी में रहते हैं ना जानवर, उन्हीं से निकलती है ये वाली गैस। इसका मतलब इस वाले ग्रह का जो पानी है उसके अंदर लाइफ है, समझ रहे हो? जाके तो देख नहीं सकते, अब जाके कैसे देखें, अब तो ऐसे ही पता कर सकते हैं बस। हाँ, जैसे पानी में मछलियां होती हैं, ऐसे करके उस वाले ग्रह के पानी में भी। पृथ्वी पे भी तो जीवन पानी से ही आया है। सबसे पहले पानी में एक मछली बनी थी,
एक ही मछली से, हाथ देखो कितने सारे मछेरे बैठे हैं यहाँ पे। सही है। तो पृथ्वी पे भी जो लाइफ है वो पानी से आई है। तो अच्छा, ये जो हमें पता चला है ना, देखो समझो ये भी चीज देखो कितनी अच्छी है। 200 लाइट ईयर दूर से लाइट आई थी, मतलब 200 साल पुरानी खबर हो चुकी है ये डीएमएस वाली। उस लाइट को आते आते, उस मैसेज को आते आते कितने साल हो गए? 200 साल हो गए ना। तो हमें जो मैसेज मिला वो 200 साल पुराना मिला है। अब तो 200 साल बाद तो और जरा डेवलपमेंट हो गया होगा, समझ लो। ऐसे ही सूरज से जो लाइट अर्थ पे आती है उसे 8 मिनट लगते हैं। तो जो तुम सूरज देख रहे हो वो 8 मिनट पुराना है। अगर अभी सूरज खत्म भी हो जाए ना तो तुम्हें 8 मिनट बाद पता चलेगा, क्योंकि लाइट आना बंद होगी 8 मिनट बाद। 8 मिनट लगते हैं लाइट को सन से यहां तक आने में। सही है। ऐसे ही उसको 200 साल लगते हैं आने में, वहां से आने में उसको 200 साल लगते हैं। तो 200 साल पुरानी बात पता चली है। अब और डेवलपमेंट हो गया हो, क्या पता डायनासोर भी आ गए वहां पे हैं। चलो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था लाइट की स्पीड पर नहीं पहुंच सकते हम, क्योंकि मास हमारा क्या हो जा रहा है? इनफाइनाइट। तो अगर तुमने पूछा नहीं क्वेश्चन, पंडित जी पूछो सवाल। मैं ये कह रहा हूं कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से नहीं जा सकता, तो लाइट लाइट की स्पीड से कैसे जा रही है फिर? लाइट का मास इंफिनिटी क्यों नहीं हो रहा? मैंने क्या बोला? कोई भी लाइट की स्पीड से जाएगा उसका मास इंफिनिटी हो जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है। लाइट का जो मास है वो इनफाइनाइट क्यों नहीं हो रहा? लाइट तो लाइट की स्पीड से चलती है यार। फिर क्या चलती है? अरे ये कौन सी लाइट को ले गए? वो करंट है, वो करंट की बात थोड़ी कर रहे हैं हम। अरे लाइट, ये लाइट समझ रहे हैं ये? ओ, इसको करंट बोलते हैं, ये जो लाइट है इसको करंट। ये करंट है, हम लाइट, प्रकाश की बात है। प्रकाश, प्रकाश प्रकाश की चाल से कैसे चलता है? अगर उसका उसका मास इंफिनिटी क्यों नहीं होता? अब हम लाइट बोलेंगे ही नहीं, अब हम प्रकाश बोलेंगे बार बार। ठीक है, बताओ। हाँ, प्रकाश कैसे चल पा रहा है प्रकाश की चाल से? उसका मास भी इनफाइनाइट हो जाए, क्योंकि प्रकाश के अंदर मास ही नहीं होता है। बताओ। जो लाइट है ना, ये टॉर्च से जो लाइट निकलेगी, ये टॉर्च मान लेते हैं, इससे टॉर्च से जो आपने लाइट मारी, ये इस लाइट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है पंडित जी, करंट की बात नहीं कर रहा मैं। तो ये जो लाइट है इसकी स्पीड कितनी है देखो, कितनी बताई मैंने? 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर है ये लाइट। सही है। इसका मास इंफिनिटी क्यों नहीं हो रहा? सूरज की, इसकी टॉर्च की, किसी भी चीज की लाइट यार, किसी भी, ये बल्ब की, इसकी ट्यूब लाइट, किसी भी चीज की लाइट, हर लाइट की स्पीड इतनी है। तो मास इसका इनफाइनाइट इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें मास ही नहीं होता है। लाइट तुम्हारे हाथ पे लग रही है तो क्या ऐसा हिट कर रही है? क्या मास है? क्या पार्टिकल हिट कर रहे हैं? क्या फील हो रही है? क्या लाइट नहीं हो रही ना? वो तो हीट फील हो रही है, अगर हो भी रही है तो। मास फील नहीं होता लाइट का, क्योंकि इसका मास होता कितना है? लाइट का मास कितना होता है? लाइट जिन पार्टिकल से मिलके बनी है उनको फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? और फोटोन का मास होता है 0। अब जो 0 है वो बढ़ेगा कैसे? 0 तो 0 ही है। तो लाइट चलती है लाइट की स्पीड से, मास होता ही नहीं उसका। तो अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट भेजा जाए लाइट की स्पीड से जिसका मास ही नहीं है, वो जा सकता है लाइट की स्पीड पे। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास ना हो? कोई भी चीज तुम भेजोगे उसका कुछ तो मास होगा, तो वो मास लाइट की स्पीड पे इंफिनिटी हो जाएगा। तो वो लाइट ही होगी। फोटोन से बनाओगे तो लाइट ही बनेगी। ये फोटोन से फोटोन ही बनेगा। बात समझ में आ गई? चलो इसको लिख लो, ये भी लिख लो, ये लिख लो। ये वाला नहीं लिखा ना, ये दोबारा जो मैंने करा इम्पॉसिबल वाला, इसको तो लिख लो कि लाइट की स्पीड से क्यों नहीं चल सकते। नहीं किया हमने, मतलब जितने भी इस पे कीड़े मकोड़े रह रहे हैं पृथ्वी पे सब में। चलो इधर देखो, ये क्या है? जब हम लाइट की स्पीड के करीब पहुंचाएंगे ना इसको, मास को, मान लो C/2 पहुंचा दिया या C/3 पहुंचा दिया, आधा या तिहाई पहुंचा दिया, तो इसका जो टाइम है वो भी क्या हो जाएगा? स्लो।
मतलब इसका 1 घंटा, हम जो पृथ्वी पे रह रहे हैं, मान लो मैंने एक आदमी को रॉकेट में बैठाया, एक रॉकेट में बैठा दिया मैंने एक इंसान को, और उस रॉकेट को मान लो मैं लाइट की आधी स्पीड से चला रहा हूँ। हालांकि पॉसिबल नहीं है अभी इतनी स्पीड भी, अभी लगभग 600 800 या 900 किलोमीटर पर आवर पे रॉकेट उड़ते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते स्पीड अभी। अभी तो बहुत बहुत दूर है लाइट की स्पीड, तो ये तो 3 लाख किलोमीटर है। हाँ, 1000 भी देख लो तो देख लो ना, 3 किलोमीटर है बेटे। ठीक है, वो 3 लाख किलोमीटर। 1000 और 3 लाख में तो अभी काफी फर्क है। चलो इधर देखो, तो मान लेते हैं आधी स्पीड से उड़ा दिया उसको। अब जब वो वापस आएगा ना, देखो इधर, उसके लिए जो कि रॉकेट में बैठा होगा, उसके लिए टाइम हो जाएगा स्लो। उसके लिए टाइम क्या हो जाएगा? स्लो। उसका 1 घंटा और हमारा 1 साल बराबर होगा। वो 1 घंटे रॉकेट में बैठेगा, हमें यहाँ 1 साल हो गए होंगे। वो 2 घंटे बैठेगा, यहाँ 2 साल हो गए। अगर वो 24 घंटे बैठ भी गया एक दिन मान लो, तो यहाँ 24 साल हो गए होंगे। तो वापस उतर के आएगा तो सब बूढ़े बूढ़े हो गए होंगे जितने भी उसके बेटे बेटे होंगे। अब वो ऐसा कैसे ही होगा? एक ही दिन तो एज बढ़ी है उसकी बस। तो ये होता है हाई स्पीड पे। तो हाई स्पीड पे टाइम स्लो हो जाएगा, मास बढ़ जाएगा। और न्यूटन ने कहा था टाइम कभी चेंज नहीं होता, लेकिन आइंस्टीन ने देखो बता दिया, और ये प्रूव भी कर चुके हैं हम। हालांकि आधी स्पीड से नहीं गए थे, रॉकेट की स्पीड से ही गए थे। तो क्या करा साइंटिस्टों ने? क्या करा, एक बहुत बड़ी घड़ी रॉकेट में रखी, और एक वही वाली बहुत बड़ी घड़ी यहाँ जमीन पर रखी। उसमें सेकंड मिली सेकंड तक का टाइम आता था, ताकि थोड़ा सा भी डिफरेंस आया तो पता चल जाए। जमीन पे दोनों को सेट कर दिया था एक साथ। एक घड़ी को रॉकेट में रख के ले गए, एक घड़ी को यहीं रहने दिया। ये करके देखा गया एक्सपेरिमेंट। और जब रॉकेट में घुमा के वो लेके आए 2-3 घंटे बाद, तो उस वाली घड़ी में टाइम अभी हुआ नहीं था। जैसे मान लो उसमें 10:20 हुए हैं, तो इस वाली जो जमीन पे घड़ी थी इसमें 10:30 हो गए। 10 मिनट स्लो हो गई थी वो वाली घड़ी अपने आप ही, क्योंकि वो हाई स्पीड पे थी इसलिए। सही है। ऐसे नहीं कि हम तेज तेज भाग रहे हैं तो हमारे लिए टाइम स्लो हो जाएगा। तेज तेज भागने से नहीं, बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए, मैंने बोला ना, लाइट की स्पीड के पास जाओगे तब टाइम स्लो होगा। ऐसे तेज भागने से या मोटरसाइकिल की स्पीड से टाइम कम नहीं होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो। हम्म। जो हर जगह सही है वो कौन सा है? जो हर जगह सही है वो ये है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा। ये हर जगह सही है। सही है। लेकिन इस चीज से जो मैंने निकाला एफ बराबर एम ए, ये कब सही है? जब मास कांस्टेंट, मास चेंज ना हो, ये तब सही। ये ये हर जगह सही। सही है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे हम, मास एंड वेट। द्रव्यमान तथा भार। हाँ भाई पंडित जी, आपका मास कितना है? हम्म। मास कितना है आपका? 51 या 52 किलो है मास। और वेट कितना है? हाँ, तथा का मतलब क्या? अलग अलग है ना दोनों। मास ना है तुम्हारे अंदर? मास ना है? हाँ भाई, क्या चक्कर है ये? मास और वेट अलग अलग होते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में क्या हर जगह मास अलग चीज है, वेट अलग चीज है। तो बताओ मास क्या है, वेट क्या है? कोई मेरे पास 10 किलो का ऑब्जेक्ट है, 10 किलो का, तो वो उसका मास है या वेट है? तो उसका मास कितना है फिर? द्रव्यमान और भार अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है। द्रव्यमान नहीं बदल सकता, हाई स्पीड पे बदलता है बस, वो मैंने बता दिया कब बदलता है। ऐसे जनरल केस में नहीं बदल सकता द्रव्यमान। वेट बदल जाता है, बिना हाई स्पीड के भी बदल जाता है। चंद्रमा पे तुम्हारा वेट कुछ और होगा, पृथ्वी पे कुछ और होगा, सूरज पे कुछ और होगा, और मार्स पे कुछ और होगा, जुपिटर पे कुछ और होगा। जितने भी ग्रह हैं ना, अलग अलग ग्रह पे तुम्हारा वेट अलग अलग होगा। क्योंकि
ग्रेविटी, बिल्कुल सही। देखो समझो, कभी भी ये समझ लो, बहुत आगे तक याद रखनी है ये बात, मास और वेट की। मास कुछ नहीं है, मास है बस अमाउंट ऑफ मैटर। अमाउंट ऑफ मैटर, कितना पदार्थ है तुम्हारे अंदर, वो है मास। ठीक है, ये है अमाउंट ऑफ मैटर, मास जो है। लेकिन जो वेट है, अब वो समझो, देखो वेट क्या है समझो, वेट है फोर्स बाय ग्रेविटी। जिस भी ग्रह पर हो उसकी ग्रेविटी तुम्हारे ऊपर जितना फोर्स लगा रही है, जितने फोर्स से तुम्हें खींच रही है, वो वेट है। अब बताओ, वेट जो होगा, वेट जो है वो फोर्स है। वेट क्या है? फोर्स। और ये कैसे निकलेगी? जितना भी तुम्हारा मास है उसकी मल्टीप्लाई करो उस ग्रह की ग्रेविटी से, तो वेट का फॉर्मूला आएगा मास इंटू ग्रेविटी। अब बताओ, किसी का मास ज्यादा है तो उसका वेट ज्यादा नहीं आएगा क्या? उसका वेट भी ज्यादा आएगा। और किसी का मास कम है तो उसका वेट भी कम। लेकिन मास और वेट अलग अलग है। वेट क्या है? फोर्स है। जब हम उस पर खड़े होते हैं वेट नापने वाली मशीन पे, तो वो क्या बताती है? मास बताती है, वेट, वेट बताती है। वो ना मास बताती है ना वेट बताती है, वो फोर्स बताती है कि तुम कितनी फोर्स से उसको दबा रहे हो। सही है, वही तुम्हारा क्या है? वेट है, क्योंकि वो फोर्स ही तो वेट है। अरे वेट क्या है? फोर्स है। वेट क्या है? फोर्स, जो हम पृथ्वी पे लगाते हैं अपने मास से। ठीक है, अब मुझे बताओ जी की वैल्यू कितनी होती है पृथ्वी पे? 9.8 होती है। अभी के लिए 10 मान लेते हैं, चलो राउंड 10 मान सकते हैं 9.8 को। अब बताओ, अगर किसी का जो मास है वो 10 किलो है, 10 किलो मास है उसके अंदर, तो उसका वेट कितना आएगा पृथ्वी पे? 10 × 10, 100 किलो दिखाएगी मशीन। यानी 10 किलो मास जिसका होगा उसका वेट 100 किलो आएगा उसमें। अब बताओ तुम्हारा वेट कितना है? कितना देखा था तुमने मशीन में? 50 किलो मान लेते हैं एवरेज, 50 मान लो। मुझे तो 40 ही लग रहा है वैसे, चलो 50 मान लो। तो 50, 50 इनका क्या है? वेट है। ये बता रहे डब्ल्यू इनका 50 है, तो डब्ल्यू इनका 50 है। मास मुझे अगर निकालना है तो 10 से भाग करूंगा, तो इनका मास कितना है? 5 किलो। देखो, 10 डिवाइड में करा, 5 किलो मास है इनका, तो वेट कितना आया? 50 किलो। समझ में आ गई बात? हाँ, तो अब जैसे ये पंडित जी मान लो 5 किलो मास है इनका, और इनका पृथ्वी पे वेट कितना है? 50 किलो। मान लो ये चंद्रमा पे चले जाएं, चंद्रमा पे, तो चंद्रमा पे इनका वेट कितना हो जाएगा? मास कितना है इनका? 5 किलो। और ग्रेविटी मान लेते हैं चंद्रमा की पृथ्वी से तो कम ही है, 5 मान लेते हैं, आधा कर दिया, चलो मान लेते हैं। तो पचम 25 किलो हो जाएंगे चंद्रमा पे जाके, 25 किलो के रह जाएंगे ये। अगर चंद्रमा पे मशीन रख के वजन नापेंगे तो 25 आएगा। बात समझ में आ रही है? तो ग्रेविटी की मल्टीप्लाई अगर मास से कर दी जाए तब बनता है वेट, भार। और ग्रेविटी हटा दी जाए तो क्या बचता है? केवल मास। मास कांस्टेंट रहता है, ये जो 5 है ये फिक्स रहेगा हर जगह, लेकिन ग्रेविटी बदलती रहती है हर ग्रह की। हर ग्रह की अलग अलग ग्रेविटी, तो हर ग्रह पे अलग अलग वेट आया। बात समझ में आ गई? तो मास हेडिंग लिखो और इसमें लिखो, लिखो मास इज द, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर present in the body. Mass is the amount of matter present in the body. It is generally constant. It is generally constant. देखो, द्रव्यमान किसी वस्तु में, द्रव्यमान, अब हेडिंग लिखो वेट। द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा होती है। द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा होती है। ये बता तो रहे हैं हम तुम्हें। किसी भी ऑब्जेक्ट में अमाउंट ऑफ मैटर जो है, मैटर है ना उसके अंदर,
जैसे ये मार्कर है प्लास्टिक से बना है, तो प्लास्टिक इसका मैटर है ना, कोई चीज लोहे की बनी है तो लोहा उसका मटेरियल है ना, तो जितनी लोहे की मात्रा है वो उसका मास है, ऐसा। ठीक है, पदार्थ की मात्रा होती है, यह सामान्यता नियत होती है, कांस्टेंट। यह सामान्यता नियत होती है, नियत मीन्स कांस्टेंट। वेट में लिखो, लिखो वेट इज ए फोर्स, वेट इज ए फोर्स, यह सामान्यता नियत होती है, नियत मीन्स कांस्टेंट, सेम। वेट इज अ फोर्स applied by the, weight is a force applied by the gravity of the planet. Weight is a force applied by the gravity of the planet on the mass of the body. Weight is a force applied by the gravity of the planet on the mass of the body. ठीक है, किसी भी प्लेनेट की जो ग्रेविटी है उस बॉडी के मास पे जो फोर्स लगा रही है वो उसका वेट है। अब ग्रेविटी बदलेगी तो वेट भी बदलेगा। ठीक है, आगे लिखो इसमें, इट इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट प्लैनेट्स, इट इज डिफरेंट, हाँ इट इज डिफरेंट फॉर, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लैनेट्स। फॉर्मूला नोट कर लो वेट का, W बराबर mg। हिंदी में लिखो, लिखो भार, भार किसी वस्तु पर, किसी वस्तु के द्रव्यमान पर, ऐसे लिखो, भार किसी वस्तु के द्रव्यमान पर किसी वस्तु के द्रव्यमान पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल होता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल होता है। लिखो, आगे लिखो, गुरुत्वीय त्वरण के बदलने पर, कैसे लिखो, चलो गुरुत्वाकर्षण के बदलने पर, मतलब ग्रेविटी के बदलने पर, गुरुत्वाकर्षण के बदलने पर भार भी बदल जाता है। गुरुत्वाकर्षण के बदलने पर भार भी बदल जाता है। बताइए जरा, स्पेस में ग्रेविटी कितनी है? स्पेस में जी की वैल्यू कितनी होती है स्पेस में? आप डीप स्पेस में पहुंच गए, कोई प्लेनेट नहीं दूर दूर तक, स्पेस में हो आप, तो ग्रेविटी कितनी होती है स्पेस की? 0। तो आपका वेट भी कितना हो जाएगा स्पेस में? हाँ, तो उसी को बोलते हैं जीरो ग्रेविटी। जीरो ग्रेविटी होने पर ऐसा लगता है कि वेट है ही नहीं हमारा, जीरो हो जाएगा, कोई खींच ही नहीं रहा आपको। ऐसे तैरोगे पानी में, जैसे पानी में तैरते हैं ऐसे स्पेस में तैरते हैं, जीरो ग्रेविटी। एस्ट्रोनॉट देखे होंगे स्पेस में जो जाता है वो जीरो ग्रेविटी में जाता है। हाँ, टीवी में ही देखोगे तुम, और क्या, और कहाँ देखोगे, स्पेस में जाओगे क्या? समझ गया ना? तो अगर जी की वैल्यू 0 हो गई तो वेट 0 हो जाएगा, बात समझ में आ गई? तो फिर मास लेस हो जाओगे, मतलब वेट लेस हो जाओगे। ये है वेट। इसकी यूनिट क्या होगी वेट की? अरे न्यूटन होगी, फोर्स ही तो है ये, तो यूनिट, यूनिट लिखो इसकी, वेट की यूनिट लिखो न्यूटन। जो फोर्स की यूनिट है, जो फोर्स की यूनिट है वही है इसकी। और मास की यूनिट क्या होती है? मास की केजी, मास की यूनिट लिख लेना केजी, और वेट की लिखो न्यूटन। मास की यूनिट केजी और वेट की न्यूटन। लेकिन जब वेट कोई पूछता है तो बताते केजी में, है ना, वो गलत बताते हैं, यूनिट गलत है वो। कोई भी वेट पूछे तो उसको न्यूटन में बताओ इस बार। सही है, न्यूटन में बताना होता है वेट, 5 न्यूटन नहीं। लगाओ ना हिसाब, मास कितना है तुम्हारा? 5 किलो तो मास है,
और ग्रेविटी लगाओ उसमें 10, तो कितना आया? 50 न्यूटन वेट है तुम्हारा। कोई पूछे वेट कितना है तो 50 न्यूटन। अरे, अरे समझ गया यहाँ तक? चलो, वेट और मास में डिफरेंस पता चल गया। चलो, ये न्यूटन सेकंड लॉ समझ में आया, ये कब लगेगा, ये कब लगेगा? चलो, कल न्यूमेरिकल करेंगे इसे। हाँ, पर